हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत पाटीदार और आप सभी का फोनेटिक्स की इस क्लास में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिकली हम लोगों ने एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं और उस क्लास में हमने इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोनेटिक्स के बारे में कुछ छोटी छोटी बातों की, कुछ छोटे छोटे पहलुओं का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज की क्लास में आप कुछ फोनेटिक्स की बारीकियां सीखने जा रहे हैं। ध्यान से कान खोल के इस टॉपिक को बड़े अच्छे से आप समझिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मैं पिछली क्लास से आपको लिंक कर रहा हूं। उस क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात जो करी थी कि बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का स्पीच मैकेनिज्म किस टाइप का है, और हमने देखा था कि उस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। मींस एक ऐसा एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म जिसमें लैंग्वेज का स्टार्टिंग पॉइंट आपका लंग्स है और लंग्स से शुरू होकर आप अपने आर्टिकुलेटरी सिस्टम तक आते हैं। उस बीच में आप अपनी लैंग्वेज को की जो फनीम्स हैं, जो साउंड्स हैं, उन साउंड का प्रोडक्शन आप करते हैं। बेसिकली पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमने पार्ट्स देखे थे: मसल्स ऑफ द चेस्ट, लंग्स, ब्रोंकी एंड ट्रैकेट। फोनेटरी सिस्टम में हमने देखा था लैरिंक्स और लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स। आर्टिकुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि उस पूरे सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, लिप्स हैं, टंग है, अपर टीथ है, टीथ रीज या एल्वियोलर रीज है, सॉफ्ट पैलेट या वेलम है एंड हार्ड पैलेट है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने उस पूरे एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म के 3 पार्ट किए थे और उन 3 पार्ट्स के सब पार्ट्स हमने देखे थे। उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। आइए दोस्तों, आज हम कुछ अलग बात करते हैं। बेसिकली जो हमारी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के 2 हिस्से होते हैं, 2 पहलू होते हैं, 2 फॉर्म्स होती है। आप घर पे अपनी बात को पापा से, मम्मी से, किसी से भी करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। बोलिए कौन कौन से 2 तरीके हैं? तरीका नंबर 1, आप उस बात को अपने मम्मी पापा को बोल के बताएंगे, और हो सकता है आप गूंगे हैं। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप करेंगे कि आप अपनी उस बात को शब्दों में लिखकर अपने मम्मी पापा को बयान करेंगे। बेसिकली कोई भी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज की 2 फॉर्म्स होती है। एक फॉर्म जो आपने लिख के बताई उसको हम बोलेंगे रिटन फॉर्म, और एक वो फॉर्म जो आपने बोल के बताई उस फॉर्म को हम बोलेंगे स्पोकन फॉर्म। बेसिकली दोस्तों इस रिटन फॉर्म और स्पोकन फॉर्म में अगर हम बात करें, इसका डिसेक्शन करें, तो छोटी छोटी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पे आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बात करके हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। रिटन फॉर्म जो होती है, उस रिटन फॉर्म में 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। सबसे छोटी फॉर्म होती है रिटन की लेटर। आप पहले से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, A to Z टोटल 26 लेटर्स होते हैं। लेटर से बड़ी चीज कोई होती है उसको हम कहते हैं मॉर्फीम, और मॉर्फीम से कोई बड़ी चीज होती है उसको हम कहते हैं वर्ड। बात करें अगर स्पोकन फॉर्म की, तो स्पोकन फॉर्म जो होती है आपकी, उसमें सबसे छोटी यूनिट, उस दिन हमने बात करी थी फर्स्ट क्लास में, होती है फनीम। और हमने देखा था उस दिन फनीम का मतलब साउंड, एक साउंड, सिंगल साउंड, ठीक है। और इस तरीके से हमने देखा था कि इंग्लिश में इन 26 लेटर्स से 44 प्रकार की साउंड प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि हमारी टोटल फनीम कितनी है? 44। फनीम से बड़ी चीज होती है सिलेबल, और सिलेबल से बड़ी चीज होती है वर्ड। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने देखा था फनीम के बारे में, हमने पढ़ा था
हमने सिलेबल के बारे में पढ़ा था, हमने लेटर के बारे में पढ़ा था, इसकी बेसिक जानकारी हम रखते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि फनीम और मॉर्फीम इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं उस कंफ्यूजन को यहां पर दूर कर रहा हूं। आप एक शब्द से इस पूरी बात को समझिएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं एक शब्द अनब्रेकेबल। इस एक वर्ड से आप समझिएगा, यहां पर मैंने लिखा है अनब्रेकेबल। अब इस वर्ड को अगर हम फोनेटिक ट्रांसक्राइब करें, इसको बोलते कैसे हैं, तो उसके लिए जो हमने हमारी फनीम चॉइस की है, जो डिक्शनरी में आप देखेंगे कि इस वर्ड को कैसे बोला जाता है, तो वहां पर आपको ऐसे सिंबल मिलेंगे। आपको इस तरह के सिंबल्स वहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब ध्यान से समझिए कि बेसिकली हम बात करते हैं लेटर से। लेटर हम यहां से नहीं देखेंगे, साउंड से नहीं देखेंगे, हम ग्राफिक्स से देखेंगे। और यहां पर आपको जो दिख रहा है, टोटल इस अनब्रेकेबल वर्ड में 11 लेटर्स हैं आपके, ठीक है। तो लेटर समझ गए, यू एक लेटर है, एन एक लेटर है, बी एक लेटर है। इस तरीके से टोटल इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 11 लेटर्स हैं। बात करें अगर इसी वर्ड में फनीम्स कितनी है, तो यहां पर फनीम हमें कैसे पता चलेगी? साउंड से पता चलेगी। और उस साउंड को हमने किस सिंबल के रूप में लिखा है, यहां पर देखिए, यहां पर पहला साउंड है, ये है अ, ये है न, ये है ब, र, ये ए है, डिप्थोंग है, ये क, अ, ब, अ और ल। और इस तरीके से टोटल ये जो फनीम है इस अनब्रेकेबल वर्ड की, तो टोटल फनीम है आपकी 10। तो यहां पर हम बात करेंगे फनीम की, तो इस वर्ड में 10 फनीम है। लेटर्स की बात करें तो इस वर्ड में 11 लेटर्स हैं। अब बात करें हम मॉर्फीम की। मॉर्फीम दोस्तों लेटर से बड़ी चीज है, वर्ड से छोटी चीज है। बेसिकली इस मॉर्फीम का मतलब, मॉर्फीम मीनिंग और स्ट्रक्चर से मतलब रखती है। यहां पर अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो यहां पर एक मेन वर्ड है आपका ब्रेक, जिसको हम बोलेंगे रूट वर्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम बोलेंगे रूट वर्ड। अगर मैं यहां पर ब्रेक अकेला लिख देता तब भी ये एक मॉर्फीम थी और यही एक वर्ड था। मॉर्फीम भी एक है, वर्ड भी एक है, लेकिन यहां पर ये पूरा का पूरा वर्ड एक है। यहां पर मॉर्फीम्स कितनी है हम देखते हैं। तो यहां पर एक ब्रेक जो वर्ड है आपका, एक पार्ट इसका लिया, वो है आपका रूट वर्ड। पीछे से आप देखिए ये एबल जुड़ा है, ये अपने आप में इस वर्ड के साथ में इस्तेमाल होने पर यहां पर सफिक्स के रूप में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये अपने आप में एक फ्री वर्ड भी है। हम देखते हैं एबल अपने आप में एक फ्री वर्ड है। एबल का मतलब योग्य, समर्थ होना, ठीक है। तो यहां पर ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, यहां पर ये भी एक मॉर्फीम है, ये भी एक मॉर्फीम है। लेकिन जब इस रूप में हम इसको लिखा तो यहां पर एक मॉर्फीम हो गई ब्रेक, एक मॉर्फीम हो गई एबल। तो यहां पर मॉर्फीम नंबर 1, मॉर्फीम नंबर 2, और फिर इस वर्ड के आगे देखिए आप, यहां पर आपको मिलेगा अन। यहां पर ये जो अन है वो भी अलग मॉर्फीम है, ब्रेक भी अलग मॉर्फीम है, एबल भी अलग मॉर्फीम है। तो यहां पर ये आपकी तीसरी मॉर्फीम हो गई। इस तरीके से इस वर्ड में टोटल मॉर्फीम है 3, ठीक है। स्ट्रक्चर से मतलब है इसका। अगर मैं यहां पर अन लिखूं तो अन अपने आप में एक वर्ड नहीं है, यहां पर अन वर्ड नहीं है, लेकिन ब्रेक वर्ड है, एबल भी वर्ड है, ठीक है। अलग से सेपरेटली लिखे तब यहां पर पूरा थरली एक वर्ड है, और उस वर्ड में हमारी 3 मॉर्फीम है। इनमें से ब्रेक जो मॉर्फीम है, जिसको मैंने रूट मॉर्फीम कहा था, इसको हम कहेंगे फ्री मॉर्फीम,
क्योंकि जब इसको मैं अलग यहां से निकाल लूं और इसको देखूं तो इसका अपने आप में अलग मीनिंग निकलता है, यह अपने आप में एक अलग वर्ड के रूप में ट्रीट होता है। तो ऐसे को हम कहेंगे फ्री मॉर्फिम। यहां पर अगर मैंने एबल को निकाला तो एबल भी अपने आप में एक अलग वर्ड के रूप में ट्रीट करेगा। इसका मतलब यह भी फ्रीली अपना अस्तित्व रखती है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, फ्री मॉर्फिम। इस वर्ड में दो फ्री मॉर्फिम है, लेकिन यहां पर अगर हम अन की बात करें तो वो फ्री मॉर्फिम नहीं है, वह इनके साथ जुड़ेगी तभी अपना मीनिंग देगी। ठीक है, इस टोटल वर्ड में अगर बात करें हम तो टोटल ये एक वर्ड था, उस एक वर्ड के अंदर 3 मॉर्फिम थे, उसमें से 2 फ्री मॉर्फिम थे, एक उन पे डिपेंड करने वाला मॉर्फिम है। और अगर इस पूरे वर्ड की बात करें तो इसमें मेन शब्द जिसको हम रूट कहेंगे, जिसके ऊपर सब टिके हुए हैं, तो वो है आपका ब्रेक। इस तरीके से दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि मॉर्फिम होती क्या है। मॉर्फिम रिलेट करती है मीनिंग से, स्ट्रक्चर से। जबकि अगर हम बात करें फनीम की तो फनीम साउंड सिस्टम का एक पार्ट है और साउंड सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट है। हम इस वर्ड को बोलेंगे कैसे, ये हमारा साउंड सिस्टम है और उस साउंड सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट एक एक साउंड जो होती है, उन साउंड को सेपरेटली हम कहते हैं फनीम। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे मॉर्फिम क्या है, फनीम क्या है, लेटर क्या है। हमने पिछली क्लास में बात करी थी सिलेबल की, आप सिलेबल को समझ चुके हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं कि इस पूरे वर्ड में, अनब्रेकेबल में टोटल कितने सिलेबल है। तो दोस्तों मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप याद करिए कि कितने सिलेबल है कैसे पता लगेगा। हमने उस दिन बात करी थी कि सिलेबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी होनी चाहिए वो है मिनिमम और मैक्सिमम 1 वावल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड उसके सराउंडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, अब इस वर्ड को देखिए, इसमें टोटल कितने सिलेबल है। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर एक साउंड जो वावल साउंड है, अ साउंड। यहां पर दूसरी वावल साउंड जो डिप्थोंग के रूप में आई है, ए साउंड है। यहां पर एक तीसरी वावल साउंड है, अ साउंड, और यहां पर चौथी वावल साउंड है, अ साउंड। आप समझ चुके होंगे कितनी सिलेबल है। कितनी वावल साउंड ढूंढी हमने 4 वावल साउंड ढूंढी। इसका मतलब कितने सिलेबल है, यहां पर 4 सिलेबल होंगे। कौन कौन से सिलेबल होंगे आप ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 सिलेबल है हमारा अन, उसमें अ जो है वो वावल साउंड है, उसके साथ में न जुड़ा हुआ है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना, एक सिलेबल। दूसरा है आपका ब्रेक। क्या बना, ब्रेक। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ब साउंड, र साउंड, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद में एक वावल साउंड आ रही है, ए। आप कहेंगे साहब ये तो 2 दिख रही है, ये 2 नहीं है, ये डिप्थोंग है, इसलिए एक ही वावल साउंड है। और फिर लास्ट में आ रही है क, मतलब 3 कॉन्सोनेंट साउंड है और एक वावल साउंड है। यहां पर एक कॉन्सोनेंट साउंड थी और एक वावल साउंड। आगे देखिए, यहां पर है अ, अन, ब्रेक, अ। अब देखिए सिर्फ एक साउंड है यहां पर इस सिलेबल में, और वो क्या साउंड है, अ साउंड। और ये कौन सी साउंड है, वावल साउंड। तो यहां पर एक भी कॉन्सोनेंट साउंड इसके साथ में नहीं है, सिर्फ एक वावल साउंड है, अ साउंड। और इस तरीके से ये भी एक सिलेबल है। और लास्ट वाला देखिए आप, बल। ये बल जो है ये भी एक सिलेबल है। इसमें एक वावल साउंड अ साउंड से आगे, एक पीछे, ब साउंड आगे है, ल साउंड पीछे है और बीच में अ साउंड है। इस तरीके से आपका 2 कॉन्सोनेंट साउंड है और एक वावल साउंड है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सिलेबल क्या होता है। ऐसी यूनिट जिसके अंदर मिनिमम एक वावल साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड एक से अधिक भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। दैट्स ऑल। उसके बाद में हम बात करेंगे वर्ड की। हम वर्ड पहले ही देख चुके हैं। रिटन फॉर्म में हमने वर्ड देखा था जो आपको अनब्रेकेबल यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, वो वर्ड था आपका। और अगर हम बात करें स्पोकन फॉर्म में तो जो हम इसको बोल रहे हैं अनब्रेकेबल, ये जो बोल रहे हैं ये आपका वर्ड स्पीच के रूप में आपके सामने है।
ओके दोस्तों, अब हम आगे हमारे वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को पढ़ने जा रहे हैं। कितनी वावल साउंड है, कितनी कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या उनमें डिफरेंस है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं उस टॉपिक पे।